नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में लेकर हाजिर हूं, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिंथेटिक कंटेंट के उपयोग को लेकर कड़े नियमों की रूपरेखा तैयार करते हुए नया परामर्श जारी किया। आयोग ने कहा कि वो प्रचार के लिए इस्तेमाल या प्रसारित किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न या एआई परिवर्तित छवि, ऑडियो या वीडियो को एआई जनरेटेड, डिजिटल रूप से संवर्धित या सिंथेटिक सामग्री के रूप में लेबल करे जो दृश्य प्रदर्शन क्षेत्र से कम 10% को कवर करे। आयोग ने ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या आगे भेजने पर भी रोक लगाने को कहा है जो गैर कानूनी हो और किसी व्यक्ति की पहचान, रूप, रंग या आवाज को उसकी सहमति के बिना गलत तरीके से प्रस्तुत करती हो। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा ने वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चुनाव प्रचार के लिए खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में हुंकार भरेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज डुमरांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के नेता प्रचार प्रसार में जुटे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज खगड़िया में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आरजेडी का मतलब ही रंगदारी, जंगलराज और दंगाराज है। एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है, दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन राज। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव पर कहा कि अब लोगों ने सोच लिया है कि एनडीए बेस्ट है, एनडीए के साथ बिहार का भविष्य है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता को पीएम मोदी का करिश्माई नेतृत्व और नीतीश का सुशासन पसंद है। विकास के लिए बिहार की जनता एनडीए को वोट करेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जीतनराम मांझी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन टूटकर बिखर चुका है। वो सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि हम ये चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर सरकार बनाएगी। चिराग पासवान ने महागठबंधन की स्थिति पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में जो दरारें दिख रही हैं उससे साफ है कि उनका सरकार बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। बिहार विधानसभा के लिए इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण में 121 सीट पर मतदान होगा, जिसमें 1314 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीट के लिए 1302 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जिसके बाद 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के लोग 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नई मतदाता सूची चाहते हैं। एसआईआर मुद्दे पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि सही मतदाता सूची उनके सामने आए। मृतकों के नाम, घुसपैठियों के नाम, एक नाम 4 जगह पर रखकर जो चुनाव हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सबरीमाला सोना चोरी मुद्दे के खिलाफ सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। 4 दिन का आस्था महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। ये पर्व सूर्यदेव को समर्पित है जो प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। पवित्र व्रत का संकल्प लेकर पहले दिन व्रती पवित्र स्नान करती हैं और अर्घ्य देने के बाद अरवा, चावल और लौकी की सब्जी का सादा भोजन करते हैं। पर्व के दूसरे दिन खरना होता है। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। सोमवार को विभिन्न नदियों और जलाशयों के किनारे स्थित छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मंगलवार को व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि परंपरा, आस्था और सामाजिक समरसता के उत्सव छठ पूजा के नहाय खाए की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
वाराणसी में छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालु नदी किनारे वेदियों का निर्माण कर रहे हैं। छठ पूजा की तैयारियों पर दिल्ली मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम एक होकर काम कर रहे हैं। छठ घाटों पर किसी भी तरह की गंदगी ना हो और किसी को परेशानी ना हो, दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट पर छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। छठ पूजा की तैयारियों पर अयोध्या के नगर आयुक्त जयंत कुमार ने कहा कि छठ पूजा को लेकर घाटों की सफाई कराई जा रही है, शौचालय की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। भारतीय रेलवे अब छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक वापसी यात्रा के लिए भी कमर कस रहा है। त्योहारों के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 28 अक्टूबर से नवंबर तक 6181 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों का सुचारू परिचालन बनाए रखने के लिए सुरक्षा और नियमन हेतु पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा बल तैनात किए गए। यात्री सहायता बूथ, सूचना काउंटर, कतार प्रबंधन प्रणाली और सार्वजनिक घोषणा प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया। रेलवे ने पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और सहरसा में 24 घंटे मेडिकल बूथ स्थापित किए हैं। साथ ही यात्रियों को त्वरित स्वास्थ्य सहायता और सुरक्षा प्रबंधन के लिए अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवा भी तैयार रखी है। भारतीय रेलवे ने बिहार और पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पर व्यापक व्यवस्था की, जिसमें अतिरिक्त प्रतीक्षालय और सहायता डेस्क स्थापित करना शामिल है। छठ पूजा के पावन अवसर पर भारतीय रेल ने भी रेलवे स्टेशनों पर छठ गीत बजाना शुरू कर दिया है और इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की भावना से जोड़ना और उनकी यात्रा को और भी सुखद बनाना है। यात्रियों ने आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेल की विशेष ट्रेनों और व्यवस्थाओं की भी सराहना की है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 आधुनिक तीव्र गश्ती पोत ICG अजीत और अपराजित का जलावतरण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये पोत स्वदेश निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला में 7वें और 8वें हैं। लगभग 320 टन वजन वाले ये जहाज उत्कृष्ट गतिशीलता और प्रणोदन क्षमता से लैस हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर को भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में फिलीपींस, जाम्बिया और घाना के कृषि मंत्री सहित कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन में GI टैग वाले चावलों से बने उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे और चावल की नई किस्में भी जारी की जाएंगी। सम्मेलन का उद्देश्य चावल के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और तकनीक से दुनिया को अवगत कराना, किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और खरीदार देशों को एक मंच पर लाना और भविष्य की चुनौतियों और रोडमैप पर चर्चा करना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, जो 172 से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास की उपलब्धता के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत सभी टोल प्लाजा पर इन पासों के बारे विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। NHAI ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्ताओं को स्थानीय मासिक पास और वार्षिक पास सुविधा की उपलब्धता, दरों और प्रक्रियाओं के बारे में सटीक जानकारी हो। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी 1 नवंबर को रजत जयंती वर्ष के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण कर राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 250 करोड़ की लागत से कोटा में रेलवे स्टेशन के निर्माण पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कोटा रेलवे स्टेशन निर्माण के लिए एक रोड मैप बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत पर कहा कि सबने भाजपा को अपना समर्थन दिया। मैं लोगों की सेवा करूंगा और लोगों के बीच में रहूंगा।
लेह के जिला SNM अस्पताल में अत्याधुनिक कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला की स्थापना और सफल संचालन शुरू हो गया है। इससे हृदय की अच्छी देखभाल के लिए लद्दाख से देश के अन्य भागों में यात्रा करते समय हृदय रोगियों के सामने आने वाली जटिलताएं और चुनौतियां अब लद्दाख में अतीत की बात हो गई हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2025 के मसौदे पर टिप्पणियां या सुझाव प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। इस पर अब 3 नवंबर तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। ओडिशा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान के मद्देनजर सोमवार तक सभी जिला प्रशासन और विभागों को हाई अलर्ट पर रखा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर दक्षिण पूर्व और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाए इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन बंद करना चाहिए। पी हरीश ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहता है और हमेशा रहेगा। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन में कहा कि भारत व्यापार समझौतों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी ऐसे व्यापारिक साझेदार की शर्तें स्वीकार नहीं करेगा जो उसे किसी अन्य देश के साथ संबंध रखने से रोके। पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यापार सौदे विश्वास पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा भारत हमेशा राष्ट्रीय हित के आधार पर ही फैसले करता है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS और एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत नए निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसमें लाइफ साइकिल LC75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल BLC जैसे विकल्प इसमें शामिल होंगे। ये कदम उन कर्मचारियों की लंबे समय से आ रही मांग के अनुरूप है जो चाहते थे कि उन्हें भी निजी क्षेत्र की तरह निवेश के अधिक लचीले विकल्प मिले। इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS और UPS के अंतर्गत डिफॉल्ट ऑप्शन सहित कई निवेश विकल्पों में से चयन कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गिफ्ट सिटी के इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने और चांदी में कारोबारी मात्रा बढ़ाने के उपायों पर विचार के लिए 4 नवंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में IIVX में बुलियन ट्रेडिंग में बैंकों की मौजूदा भागीदारी की समीक्षा की जाएगी और ट्रेडिंग वॉल्यूम और हितधारकों का जुड़ाव बढ़ाने के संभावित उपायों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। भारत का HSBC फ्लैश कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स अक्टूबर में घटकर 59.9 पर आ गया है, जबकि सितंबर में ये 61.0 पर था। ये इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कंपाउंड परफॉर्मेंस को मापता है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को मिले नए ऑर्डर्स में तेज बढ़ोतरी भी देखी गई। म्यूचुअल फंडों ने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड्स योजनाओं में निवेश पर लगाई पाबंदी हटा दी है। इसकी वजह आपूर्ति की बाधाएं कम होना और चांदी बाजार में प्रीमियम सामान्य होना है।
बाजार में उथल पुथल का हवाला देते हुए अपने ETF फंड ऑफ फंड्स बंद करने वाले अन्य फंड हाउसों ने भी अपनी योजनाओं को नए निवेश के लिए खोल दिया है। 20 अक्टूबर से आदित्य बिरला, सन लाइफ, HDFC, कोटक और एक्सिस ने प्रतिबंध हटा लिए हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंडों MF को इक्विटी शेयर के प्री IPO प्लेसमेंट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। बाजार नियामक ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड IPO से पहले केवल एंकर निवेशक के रूप में ही गैर सूचीबद्ध शेयरों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा सेबी ने कहा कि अगर म्यूचुअल फंड स्कीमों को प्री IPO प्लेसमेंट में भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो ऐसे मामलों में वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों को होल्ड कर सकती है, जो नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन होगा। RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में $4.5 अरब से बढ़कर $702.3 अरब हो गया। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार RBI ने 2024 से अपने गोल्ड रिजर्व में लगभग 75 टन की वृद्धि की है, जिससे कुल गोल्ड होल्डिंग 880 टन हो गई, जो अब भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 14% है। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद 24 कैरेट सोने के दाम 1.22 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतें 1.5 लाख रुपए प्रति किलो से नीचे आ गई। अमेरिका द्वारा रूस के 2 प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत के रिफाइनर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित पश्चिम एशिया से अतिरिक्त कच्चा तेल खरीद सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वैकल्पिक स्रोतों से तेल लेने से भारत का आयात बिल थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इससे आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी और अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम भी कम होंगे। फेडरल बैंक ने घोषणा की है कि अमेरिकी निवेश फर्म ब्लैकस्टोन अपनी सहयोगी एशिया टॉपको के जरिए 6,196.51 करोड़ रुपए के निवेश से बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके लिए बैंक निजी नियोजन के आधार पर तरजीही शेयर जारी करेगा। फेडरल बैंक 27.29 करोड़ वारंट जारी करेगा, जिन्हें 227 रुपए प्रति शेयर की दर से बदला जाएगा। वारंट की अवधि 18 महीने होगी और इन्हें एक या अधिक किस्तों में भराया जा सकेगा, जबकि पूरी हिस्सेदारी नियामकीय व शेयर धारकों की मंजूरी पर ही निर्भर करेगी। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि उन पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियां एक विरोधाभास है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो कई दशकों से नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका ने अब पेट्रो को भी उन दुनिया के नेताओं की सूची में शामिल कर लिया है जिन पर वो पाबंदियां लगा चुका है, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कल अमेरिका ने पेट्रो की पत्नी, बेटे और कोलंबिया के गृह मंत्री माजो वेनेडेटी पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिका का कहना है कि पाबंदियां उन लोगों पर लगाई गई हैं जिनका अवैध वैश्विक नशा कारोबार से संबंध है। इससे दक्षिण अमेरिका में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के वामपंथी नेता के साथ तनाव तेजी से बढ़ गया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अपने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग कार्टेल को फलने फूलने दिया और इस गतिविधि को रोकने से इनकार कर दिया। इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति और कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता के बीच बढ़ते टकराव को भी बढ़ावा मिला है। तो वहीं यूक्रेन के खेर्सोन में 24 अक्टूबर को रूस की भारी गोलाबारी में कम से कम 2 महिलाओं की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है। इस हमले में घर, अपार्टमेंट और बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अभियोजक कार्यालय ने इसे रूसी सेना द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराध के रूप में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक न्यूज एजेंसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो और उपग्रह इमेज के आधार पर हमले के स्थान की भी पुष्टि की है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर अब्बास हसन कार्की को मार गिराया। अब्बास हसन कार्की हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के मुख्यालय के रसद कमांडर थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि कार्की एक प्रमुख व्यक्ति थे जो हाल के महीनों में हिजबुल्लाह की युद्धक शक्ति के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे।
लेबनान के राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अब्बास हसन कार्की की ये हत्या हिजबुल्लाह गुट के नेतृत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लक्षित कार्रवाई को दर्शाती है। यूक्रेन का समर्थन करने वाले 20 से ज्यादा यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त प्रयास में विश्व बाजार से रूसी तेल और गैस की बिक्री को रोकने पर सहमति जताई। ये लंदन में शिखर सम्मेलन में रूस पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए कई उपायों में से एक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस कदम से रूस की युद्ध मशीन के लिए पैसा रोका जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आर्थिक दबाव को ही युद्ध समाप्त करने का मुख्य तरीका बताया। लिथुआनिया के विल्नियस और कोनिस हवाई अड्डे कल रात अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। लिथुआनिया ने बेलारूस से उड़कर आए मौसम संबंधी गुब्बारे के कारण ये कदम उठाया। इन गुब्बारों के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने को तैयार है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के एक विज्ञापन के कारण रोक दी थी। विज्ञापन में पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आवाज में कहा गया कि टैरिफ व्यापार, युद्ध और आर्थिक नुकसान लाते हैं। रीगन फाउंडेशन ने कहा कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और वो कानूनी कदम पर विचार कर रहे हैं। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने लगातार 18वें वनडे मैच में टॉस गंवाया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने बैटिंग करने का फैसला लिया। सिडनी में भारतीय टीम अपने 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। सिडनी वनडे रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बेहद भावनात्मक और अहम होगा। भारतीय क्रिकेट के इन दोनों पूर्व कप्तानों और दिग्गज बल्लेबाजों का संभवतः ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा भी हो सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सिडनी में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबला देखने के लिए भारतीय टीम के प्रशंसक बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली आज बड़ी पारी खेलेंगे और भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होगी। बहरीन में एशियाई युवा खेलों में भारत के वीर बहादुर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। एशियाई युवा खेलों की मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पर्धा में भारत ने पहली बार पदक हासिल किया है, जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एशियाई युवा खेलों में पुरुषों की 5000 मीटर पैदल चाल में पलाश मंडल ने भी कांस्य पदक हासिल किया। एशियन गेम्स में भारत 2 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 12 पदक हासिल कर तालिका में 5वें स्थान पर है। सर्बिया में चल रही अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा 53 किलोग्राम और सारिका मलिक 59 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हंसिका लांबा और सारिका मलिक आज अपने जापानी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। बहरीन में एशिया युवा खेल 2025 प्रतियोगिता में भारत के अंडर 18 लड़कों और लड़कियों की टीमों ने स्वर्ण पदक हासिल किया। लड़कियों की टीम ने फाइनल में ईरान को 75-21 से हराया। लड़कों की टीम ने भी फाइनल में ईरान को 35-32 से पराजित किया। विश्व फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी के साथ अपना नया 3 साल का अनुबंध साइन किया। इस समझौते के साथ मेसी अब 2028 तक मेजर लीग सॉकर में खेलते नजर आएंगे। 38 वर्षीय मेसी के इस अनुबंध को उनके करियर का आखिरी पेशेवर अनुबंध भी माना जा रहा है। उन्होंने 2004 में बार्सिलोना के साथ 17 साल की उम्र में डेब्यू किया था। भारत के यूकी भावरी और क्रोएशिया के आंद्रे गुरोनसन ने वियना ओपन 2025 के पुरुष युगल वर्ग के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।